नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जाने माने खेल विशेषज्ञ कुलविंदर सिंह कंग जी को। कुलविंदर, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आनंद, आपको भी नमस्कार, सुनने वालों को धन्यवाद। तो खेल पुरस्कारों पर आज खेल मंत्रालय ने अपनी मुहर लगा दी है। जी बिल्कुल, ये दादा ध्यानचंद के जन्मदिन पर 29 अगस्त को दिए जाते हैं हर साल। इसके साथ साथ और भी ढेर सारी खेल खबरों पर आपसे होगी चर्चा, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। खेल मंत्रालय की मुहर, रोहित शर्मा सहित 5 को मिलेगा खेल रत्न सम्मान। पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की पारी लड़खड़ाई। यूरोपा फुटबॉल लीग के फाइनल में सेविया का सामना इंटर मिलान से। और प्राग ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती समाप्त। सबसे पहले बात करते हैं खेल पुरस्कारों की। खेल मंत्रालय ने देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न के लिए जिन 5 खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश की थी, उन्हें स्वीकार लिया है। इस साल खेल रत्न पाने वाले 5 खिलाड़ियों में क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगावेलु, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल शामिल हैं। क्या कहेंगे इस पर कुलविंदर? देखिए, ये बात उठ रही थी कि एक साथ 5 लोगों को, जबकि ये ओलंपिक वर्ष नहीं है जी। एक प्रकार से देखा जाए आनंद, तो ये ओलंपिक वर्ष ही है। ओलंपिक आगे हो गए वो अलग बात है। बिल्कुल। और ये जो 5 जिनको खेल रत्न के लिए चुना गया है, इनकी जो प्रदर्शन था जनवरी 2016 से लेकर दिसंबर 2019 तक काउंट किया गया। अब किसी का भी प्रदर्शन कम नहीं। अगर रोहित शर्मा को देखें, विश्व कप में लगातार 5 शतक उन्होंने बनाए हैं। बिल्कुल। अगर बात करें रानी रामपाल की, एशियन गेम्स में उन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया और भारत को क्वालिफाई कराया टोक्यो ओलंपिक के लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। विनेश फोगाट की अगर बात करें, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड, एशियन गेम्स में गोल्ड और कांस्य 2019 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में। मनिका बत्रा पहली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 4 पदकों में अपना योगदान दिया। 2 उन्होंने गोल्ड जीते टीम इवेंट में और सिंगल में। इसके अलावा सिल्वर उन्होंने वुमेन डबल में और ब्रॉन्ज उन्होंने मिक्स डबल में जीता। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हाई जंप में जो रियो ओलंपिक के लिए पैरालंपियन मरियन थंगावेलु को मिला है। और इसके अलावा जो ये 5 खिलाड़ी है, मनिका बत्रा, थंगावेलु, रोहित शर्मा, रानी रामपाल और विनेश फोगाट, सबके जो उपलब्धियां हैं जी बराबर की थी, इसीलिए किसी को छोड़ा नहीं जा सकता था। इस बीच एक और घोषणा खेल मंत्रालय ने की है कि जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका था साक्षी मलिक और मीराबाई चानू को, उन्हें अर्जुन पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। 29 खिलाड़ियों की सिफारिश की थी जो समिति बनी थी। इसका मतलब अब साफ है कि 27 खिलाड़ियों को ही अर्जुन पुरस्कार मिलेगा। देखिए, उनको पहले खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। अब आप बड़े लेवल पे एक काम कर ले उस पोस्ट से, और आप फिर छोटे लेवल पे आपको नहीं लिया जा सकता। तो जिनको खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है, फिर अर्जुन पुरस्कार होता है युवा खिलाड़ियों के लिए, नए जो उभर रहे हैं उनको दिया जाता है और हौसला बढ़ता है। ठीक है, उनको जब मिलना था तब अर्जुन पुरस्कार मिल सकता था, लेकिन अब खेल रत्न मिल गया, वो बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूं कि अप्लाई ही नहीं किया जाना चाहिए था, रिकमेंड नहीं किया जाना चाहिए था। जी हां, तो क्रिकेटर जो शामिल हैं इसमें 27 खिलाड़ियों में वो हैं ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा। जी, वो डिजर्व करते हैं। दीप्ति ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। आपको याद होगा श्रीलंका के खिलाफ उनका प्रदर्शन। और टेस्ट क्रिकेट के बेहतरीन गेंदबाज हैं ईशांत शर्मा। जब टेस्ट क्रिकेट की बात आती है, ईशांत शर्मा याद आते हैं पिछले 8-10 साल से। तो ये दोनों डिजर्व करते थे। और रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा को अबू धाबी में, वहां पर भारतीय एम्बेसी में बुलाकर वहां वर्चुअली उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। आपने वर्चुअल पुरस्कार समारोह की बात की। कोविड-19 महामारी के कारण पहली बार पुरस्कार वितरण समारोह 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर वर्चुअल आयोजित किया जाएगा। पहले इसके लिए राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाता था। कुलविंदर जी, कहीं ना कहीं कसक तो रहेगी पुरस्कार लेने वालों को। देखिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर खेल ही नहीं शुरू हुए होते और इस तरह से बाहर खिलाड़ी नहीं आ पाते तो भी मन मारकर बैठते, लेकिन अब धीरे धीरे खेल गतिविधियां शुरू हो रही हैं। तो ये खेल पुरस्कार भी राष्ट्रपति भवन में, मैंने भी कई बार वहां से कमेंट्री की है इसकी, एक अलग आनंद आता है। दरबार हॉल में बैठकर एक अलग तरह का माहौल बनता है। परिवार के सदस्य साथ होते हैं, लेकिन वही अब दूरदर्शन पर लाइव दिखेंगे। फिर भी उनको एक सम्मान तो सम्मान है, अच्छा लगेगा। और जब उनको उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाएगा राष्ट्रपति जी द्वारा। क्रिकेट की बात करें तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान के साथ साउथहैम्पटन में तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 137 रन बना लिए थे। रॉरी बर्न्स 6 और डोमिनिक सिबली 22 रन बनाकर आउट हुए। जैक क्रॉली ने शानदार अर्धशतक लगाया और वो अब भी बल्लेबाजी कर रहे हैं।
पाकिस्तान के लिए शाहीन अफरीदी और यासिर शाह कामयाब गेंदबाज हैं। इंग्लैंड ने इस मैच के लिए एक परिवर्तन किया है। सैम करन की जगह तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को अंतिम एकादश में शामिल किया। पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच में खेलने वाली टीम में कोई परिवर्तन नहीं किया है। कुलविंदर जी, एक उम्मीद ये थी कि ओवरकास्ट कंडीशन है, लगातार बारिश हो रही थी, वहां पर टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लेना आसान था, लेकिन इंग्लैंड ने उसके उलट काम किया। देखिए, इंग्लैंड एक प्लान के तहत चल रहा है। इसमें इंग्लैंड का 10 साल के बाद ये मौका बन रहा है कि वो टेस्ट सीरीज पाकिस्तान से जीते अपने घर में। 2010 में उन्होंने जीते थे, 4 टेस्ट मैच थे, उसमें से एक पाकिस्तान जीता था और 3 टेस्ट मैच आखिरी लॉर्ड्स में था, जिसमें स्टुअर्ट ब्रॉड को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया था। उन्होंने 169 रन बनाए थे। तो इंग्लैंड विहंगम दृष्टि से इस सीरीज को देख रहा है। पाकिस्तान एक सम्मान बचाने के लिए खेल रहा है ताकि वो बराबरी कर सके। अगर ये मैच ड्रॉ रहता है बारिश की वजह से या वैसे भी, तो इंग्लैंड सीरीज जीत जाएगा। और दूसरी बात, इंग्लैंड का जो सबसे बड़ी नजर है वो है जेम्स एंडरसन पर। वो केवल 4 विकेट दूर है अपने 600 विकेट पूरे करने से, और वो इंग्लैंड के पहले गेंदबाज बनेंगे जो कि 600 टेस्ट विकेट लेंगे। तो काफी उपलब्धियां हैं और उन उपलब्धियों के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। और आज देखा होगा, जब टॉस थोड़ी सी डिले हुई, लेकिन उसके बाद काफी धूप खिली थी। जब धूप खिलती है साउथम्पटन पर, तो वहां बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का भाग्य साथ नहीं देगा। जब वो बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, ओवरकास्ट कंडीशन होंगी और फिर ब्रॉड और एंडरसन चलेंगे। जी, दबाव तो जरूर होगा पाकिस्तान पर, लेकिन कुलविंदर जी कहते हैं कि जब आप बढ़िया प्रदर्शन कर रहे होते हैं तो कुछ कमियां छिप सी जाती हैं। जो रूट लगातार असफल रहे हैं, चाहे वो वेस्टइंडीज के खिलाफ श्रृंखला की बात करें या इस श्रृंखला में भी, वो नहीं चल पा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और ओपनिंग जोड़ी भी नहीं चल पा रही। ना जो रूट चले हैं, रोरी बर्न्स ने कुछ भी नहीं किया, केवल उन्होंने 20 रन बनाए हैं चौथी पारी अगर उनकी काउंट की जाए तो मैं समझता हूं कि एक ओपनिंग की बहुत जरूरत है। ऐसे ही पाकिस्तान के साथ ओपनिंग नहीं पाकिस्तान की चल पाई। कोई एक खिलाड़ी टूट जाता है, एक लंबी ओपनिंग चाहिए दोनों ही टीमों के पास नहीं। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो टेस्ट मैच में एक टेम्परामेंट चाहिए होता था, आपको याद होगा बापू नाडकर्णी ने 21 ओवर लगातार मेडन डाले थे और 22वें ओवर की आखिरी गेंद पर 1 रन बना था। जो बल्लेबाज उस समय सामने होंगे वो तो झल्लाकर वैसे विकेट दे जाते, लेकिन उन्होंने भी धैर्य रखा। आजकल के बल्लेबाजों के पास इतना धैर्य नहीं है और T20 मोड में रहते हैं, ओडीआई मोड में रहते हैं। और मैंने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को खेलते हुए देखा, इंग्लैंड के बल्लेबाजों को भी गेंद की लाइन में नहीं आते, खड़े खड़े खेलने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर कैच स्लिप में या विकेटों के पीछे जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक और सवाल इस टेस्ट मैच से जुड़ा हुआ, फवाद आलम को बरकरार रखा गया है। मुझे तो उनका स्टांस नहीं समझ में आ रहा। आपने देखिए कि वो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। अगर वो स्टांस के लिए खड़े हैं तो उनका दायां पैर गेंदबाज की तरफ होना चाहिए। वो जब खड़े होते हैं उनके चेस्ट गेंदबाज की तरफ होती है और दायां पैर होता है स्क्वायर लेग की तरफ। मुझे उस खिलाड़ी का 11 साल बाद आपको मौका मिला खेलने का, आप इत्मीनान से खेलिए, 4 गेंदें खेलिए, एलबीडब्ल्यू आउट होकर, वो भी स्वीप करते हुए, तो शायद अनुभवी खिलाड़ी हैं। और आपको एक बात और बताना चाहूंगा हमारे सुनने वालों को कि 2010 में जो टेस्ट श्रृंखला इंग्लैंड ने जीती थी, उसके 2 खिलाड़ी जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड यहां भी खेल रहे हैं। और पाकिस्तान का केवल एक खिलाड़ी है अजहर अली, जो उस वक्त भी सीरीज में शामिल था। अजहर अली पाकिस्तान के कप्तान, दबाव बहुत ज्यादा है उन पर, चूंकि बल्ले से प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। और जो पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान की टीम हारी थी, उसमें उनकी कप्तानी की भी बहुत आलोचना हुई थी। हैमस्ट्रिंग से उबर रही स्टार महिला क्रिकेटर हरफनमौला एलिस पैरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ सितंबर में होने वाली 2020 और वनडे श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलिया की 18 सदस्यीय टीम में जगह दी गई है। न्यूजीलैंड टीम 3 वनडे और 3 2020 मैच खेलने ऑस्ट्रेलिया जाएगी। मैच न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड में खेले जाएंगे, लेकिन कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए मैच के स्थल में परिवर्तन हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज नील मैकेंजी पारिवारिक कारणों से बांग्लादेश के बल्लेबाजी कोच के पद से हट गए हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मैकेंजी को जुलाई 2018 में सीमित ओवरों की टीम के लिए बल्लेबाजी सलाहकार नियुक्त किया था। उन्होंने कल बीसीबी को अपने फैसले से अवगत कराया है। क्रिकेट की ही एक और खबर है। श्रीलंका के अनुभवी तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा के व्यक्तिगत कारणों से आगामी आईपीएल में मुंबई इंडियंस के शुरुआती कुछ मैचों में उपलब्ध नहीं रहने की संभावना है। मलिंगा के पिता पिछले कुछ समय से ठीक नहीं हैं और आने वाले समय में उनकी सर्जरी भी हो सकती है। इसलिए वो कोलंबो में ट्रेनिंग करने के साथ साथ अपने पिता के साथ रहना चाहते हैं। हमने तस्वीरें देखी कुलविंदर जी, जो टीमें यूएई जा रही हैं वो पीपीई किट में ऐसे जा रही हैं जैसे वो आईसीयू में अपना इलाज कराने जा रहे हैं। और इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा कि 24 खिलाड़ी हर टीम में रखे गए हैं। अगर
भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए तो स्टैंड बाई होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये बायो बबल की बात हो रही है या प्रिकॉशन लेने की बात हो रही है, ये खिलाड़ियों के अपने हित में भी है और दूसरे खिलाड़ियों की और स्पोर्ट्स स्टाफ जो होता है उसके हित में भी है। दर्शक इसलिए मैदान पर नहीं आ रहे क्योंकि अगर जितनी ज्यादा भीड़ होगी उतनी इसकी संभावनाएं ज्यादा रहेंगी कि एक दूसरे से नुकसान हो सके। लेकिन यहां धीरे धीरे के क्रिकेट आ रही है, बाकी खेल आ रहे हैं। यूएस ओपन से देखिए कई खिलाड़ियों ने अपने नाम वापस ले लिए, यहां आईपीएल में भी कई खिलाड़ी अपने नाम वापस ले रहे हैं, नहीं खेलने जाना चाहते। लेकिन प्रिकॉशन है, लेकिन अगर आप प्रिकॉशन के साथ खेलते हैं तो मैं समझता हूं कि कोई बुरी बात नहीं, खेलना चाहिए। और धीरे धीरे ये खेल गतिविधियां भी अपने ट्रैक पर आ रही है और ये बहुत अच्छी बात है खिलाड़ियों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। आईपीएल दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीग, 19 सितंबर से इसका आगाज यूएई में हो रहा है और ज्यादातर टीमें धीरे धीरे यूएई पहुंचने लगी हैं। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। आज देर रात यूरोपा लीग फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। क्या कुछ है तैयारियां, आइए इस पर सुनते हैं वीरेंद्र कौशिक की ये रिपोर्ट। यूरोपा लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में आज देर रात जर्मनी में स्पेनिश क्लब सेविया का सामना इटालियन क्लब इंटर मिलान से होगा। सेविया और इंटर मिलान ने यूएफा चैंपियंस लीग और यूएफा यूरोपा लीग में अक्सर क्वालिफाई करने के बावजूद कभी भी एक दूसरे का सामना नहीं किया है, इसलिए ये फाइनल दो यूरोपीय दिग्गजों के बीच पहला मुकाबला होगा। स्पेनिश टीम ने सेमीफाइनल में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-1 से हराया था, जबकि रोमेलो लुकाकू और लोटारो मार्टिनेज ने इंटर मिलान के लिए दूसरे सेमीफाइनल में शाख्तर डोनेस्क पर 5-0 से जीत हासिल करने के लिए शानदार प्रदर्शन किया था। सेविया ने 2013 से 2016 के बीच लगातार 3 यूरोपा लीग खिताब जीते हैं और वो इंटर मिलान के खिलाफ अपने चौथे खिताब के लिए मैदान में उतरेगी। फाइनल में जीत के साथ सेविया अपना छठा यूरोपा लीग खिताब उठाएगी, जो कि लिवरपूल, यूवेंटस, इंटर मिलान और एटलेटिको मैड्रिड से 3 अधिक है। इन सभी ने 3 बार इस प्रतियोगिता में जीत हासिल की है। इंटर मिलान सीरी ए में यूवेंटस से महज 1 अंक पीछे रहते हुए दूसरे स्थान पर रही। वो 1998 के बाद अपनी पहली और अभी तक की चौथी यूरोपा लीग ट्रॉफी उठाने का लक्ष्य रखेगी। 1998 में रोनाल्डो के शानदार प्रदर्शन ने उन्हें लाजियो पर 3-0 से जीत हासिल कर तीसरी ट्रॉफी दिलाई थी। यूरोपा लीग के फाइनल में इंटर मिलान करीब 1 दशक के बाद किसी टीम से भिड़ेगी। 2010 की चैंपियंस लीग में बायरन म्यूनिख पर उसने 2-0 की जीत हासिल की थी। कोच एंटोनियो कॉन्टे ने 1993 में यूवेंटस के साथ एक खिलाड़ी के तौर पर टूर्नामेंट जीता था। वो अपने खिलाड़ियों की टीम के साथ एक खिलाड़ी के अनुभव और मैनेजर के तौर पर फाइनल मुकाबले में मौजूद रहेंगे। सेविया के क्वार्टर फाइनल हीरो लुकास ओकेम्पोस के फाइनल में खेलने पर अभी भी संदेह बना हुआ है। इंटर मिलान की बात करें तो अलेक्सिस सांचेज को चोट की वजह से बाहर रखा गया है। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन। 2 बड़ी टीमें, एक बड़ा टूर्नामेंट का फाइनल। जी बिल्कुल, आज रात को ही है भारतीय समय के अनुसार 12:30 बजे। मैं समझता हूं कि ये अगला पूरा हफ्ता फुटबॉल को समर्पित है। 24 तारीख को आपको पता है कि पीएसजी और बायरन म्यूनिख के बीच में भी मुकाबला है और फुटबॉल प्रेमी रात भर जाग कर इंतजार करते हैं ऐसे मैचेस का। यहां मुझे ऐसा लगता है कि इस बार थोड़ा सा इंटर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने जो अभी तक मैच किए हैं उन्होंने सभी के सभी मैच जीते हैं और यहां पर अगर बात की जाए, जीते तो सेविला ने भी है लेकिन उनके थोड़े से गोल कम, उन्होंने केवल 6 गोल किए, 1 गोल उन्होंने खाया है। जबकि इंटर की बात करें 13 गोल किए और 1 गोल खाया। और खास तौर पर उनके लुकाकू और एस लोंगो जो कि अनुभवी स्ट्राइकर हैं, उनसे बचकर रहना होगा सेविला को। जी बिल्कुल। लुकाकू की बात करें तो प्रोफेशनल सर्किट पे बहुत लंबा अनुभव है, मैनचेस्टर यूनाइटेड से इससे पहले खेलते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इंटर को जो उनके स्ट्राइकर हैं अलेक्सिस सांचेज, जो पहले यूनाइटेड में थे फिर आर्सेनल गए और वहां से वो इंटर गए, तो उनकी कमी खलेगी। जैसा आपने कहा कि देर रात ये भारतीय समय के अनुसार मुकाबला है और कल इस मैच का परिणाम जो है वो स्पोर्ट्स स्कैन में लेकर हम आपके साथ जरूर हाजिर होंगे। फुटबॉल के बाद चलते हैं टेनिस कोर्ट पर, जहां भारत के लिए निराशाजनक खबर है। प्राग ओपन टेनिस टूर्नामेंट में क्या कुछ हुआ, आइए सुनते हैं नवीन की इस रिपोर्ट में। प्राग ओपन टेनिस में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है। सिंगल क्वार्टर फाइनल में छठी वरीयता प्राप्त भारत के सुमित नांगल ने अच्छी शुरुआत के बाद मैच गंवा दिया। शीर्ष वरीयता प्राप्त स्विट्जरलैंड के स्टानिस्लास वावरिंका के खिलाफ पहले सेट में नांगल ने शानदार प्रदर्शन किया। पहला सेट 6-2 से जीतकर सुमित ने उम्मीद जगाई कि वो उलटफेर कर सकते हैं। दूसरे सेट में शुरुआत से ही वावरिंका ने अपने अनुभव का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नांगल को कोई मौका नहीं दिया। वावरिंका ने अगले 2 सेट 6-0, 6-1 से जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। डबल्स मुकाबलों में शीर्ष वरीयता
वरीयता प्राप्त दिविज शरण और रॉबिन हास को क्वार्टर फाइनल में जीरी लेहिस्का और थॉमस मैकहैक ने 6-3, 7-6 से हराया। एन श्रीराम बालाजी और किमेर कोपेजॉन्स की जोड़ी को स्टीवन डीएच और ब्लाज रोला ने 6-4, 6-3 से मात दी। सिंगल्स में दुनिया के 17वें नंबर के खिलाड़ी और 3 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्टानिस्लास वावरिंका से हारने वाले सुमित नागल डबल्स में भी हारकर बाहर हो गए हैं। नागल और इलिया इवांस्का की जोड़ी को पियरे एच हर्बर्ट और आर्थर रिंडर नेक ने 6-2, 6-4 से शिकस्त दी। कोरोना वायरस महामारी के बीच मार्च के बाद ये तीनों भारतीय खिलाड़ी पहली बार किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। पहले सेट में शेर और उसके बाद ढेर, ये कहानी 2 बार हो गई। देखिए, ऐसा है, ये पिछले साल की आप बात कर रहे हैं जब रोजर फेडरर को उन्होंने पहले सेट में हराया था। मैं समझता हूं कि इतने बड़े खिलाड़ी के सामने पहला सेट जीत लेना ही समझो एक प्रकार से आपकी जीत है, क्योंकि 127वां रैंक है सुमित नागल का और वो 17th रैंक के हैं और यहां उनको नंबर 1 की वावरिंका को मिली हुई है। तो मैं समझता हूं कि 1996 में जब अटलांटा ओलंपिक में लिएंडर पेस ने पहला कांस्य पदक जीता था, तब से बाद टेनिस में काफी खिलाड़ी हमारे पास आने शुरू हुए और मैं समझता हूं कि बहुत लोगों को इसमें मौके मिले, उभर कर आ रहे हैं। पहले हॉकी होता था ओलंपिक में, क्रिकेट के अलावा कोई ऐसा नहीं था, लेकिन अब बैडमिंटन, टेनिस और इसके अलावा कुश्ती कह लीजिए, हॉकी कह लीजिए, सब में उभर कर आ रहे हैं। तो सरकार की ये जो नीति की एक विहंगम विकास किया जाए खेलों का, सबको मौका मिलता है। तो यहां सुमित नागल ने पिछली बार भी अच्छा प्रदर्शन किया था, युवा खिलाड़ी हैं और अच्छा प्रदर्शन किया। पहले में दूसरा सेट फिर जो जीते वो 6-0 और 6-1 से, नेचुरली उन्होंने फिर पूरा आक्रमण करना था, पूरा अनुभव झोंक दिया। लेकिन एक बार जो पहले सेट में उन्होंने झटका दिया, आपने कहा शेर बन गए, वो शेर बने थे 6-2 से, और उसके बाद ढेर नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं थोड़ी अनुभव की कमी है, लेकिन धीरे धीरे सीखेंगे, उनको मौका मिलेगा और मैं समझता हूं कि भारतीय टेनिस का भविष्य काफी उज्जवल है। पिछले कुछ समय से काफी खिलाड़ी आए, यूकी भांबरी आए, सोमदेव देव बर्मन आए, लेकिन लंबे समय तक कोई लंबा टूर्नामेंट या बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत सके। जैसा कि आप कह रहे हैं कि भविष्य उज्जवल है, देखना दिलचस्प होगा कि सुमित नागल आगे अपने करियर में किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। शतरंज की बात करें तो भारत ने 3 आसान जीत दर्ज की और भारत ने आज फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए जिम्बाब्वे, वियतनाम और उज्बेकिस्तान पर जीत दर्ज करने में सफलता हासिल की। भारत ने जिम्बाब्वे को 6-0 से हराने के बाद वियतनाम को 4-2 से पराजित किया। अपने तीसरे मैच में भारत ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ 5 अंकों के अंतर से शानदार जीत दर्ज की। उज्बेकिस्तान के खिलाफ मैच में पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद और नोदिरबेक के बीच 76 चाल के बाद बाजी ड्रॉ रही। पी हरिकृष्णा, पी प्रागानंदा, कोनरू हम्पी, डी हरिका और वंतिका अग्रवाल ने भारत के लिए बड़ी जीत हासिल की। प्रत्येक राउंड जीतने से भारत को 2 अंक मिले, जिससे वो 6 अंक लेकर अपने पूल में शीर्ष पर पहुंच गया, जबकि 18 मैचों के बाद उनके सर्वश्रेष्ठ 15.5 गेम प्वाइंट भी हैं। कैसे देखते हैं इस टूर्नामेंट को? देखिए, ये मैं समझता हूं कि जो भी टूर्नामेंट आ रहा है, अगर प्रदर्शन आपका अच्छा भी नहीं हो पा रहा तो खिलाड़ियों का जो एक खेलने का मौका इतने बड़े 5-6 महीने के अंतराल के बाद मिल रहा है, एक वापसी कह लीजिए, वार्म अप कह लीजिए, अगर आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते तो भी एक सुखद ये खबर रहेगी कि खेलों की गतिविधियां सभी फील्ड में एक बार शुरू हो चुकी हैं और उम्मीद करते हैं कि पूरे अपने जोश और खरोश के साथ और आगे और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ी इसमें पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन माहौल बन रहा है खेलों का। हॉकी की बात करें तो लंबे समय से हॉकी इंडिया के हाई परफॉर्मेंस निदेशक डेविड जॉन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कुछ दिन पहले ही भारतीय खेल प्राधिकरण ने उनका अनुबंध बढ़ाया था। खबरों के अनुसार राष्ट्रीय महासंघ के शीर्ष अधिकारियों के साथ मतभेदों के चलते उन्होंने ये कदम उठाया है। कुलविंदर, खेल के लिहाज से ये बढ़िया नहीं है। हॉकी के हिसाब से देखा जाए पिछले 18 साल से ये काम चल रहा है। जल्दी से आप अगर अनबन हुई हटा दिया। केपीएस गिल ने, आपको याद होगा 2002 के कोलालमपुर विश्व कप में ड्यूरिंग द टूर्नामेंट सेड्रिक डिसूजा को सैक किया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा मौका मिलना चाहिए। और अगर मतभेद है तो अगर मतभेद के वजह से खिलाड़ी जाते हैं या कोच जाते हैं तो खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर इसका फर्क पड़ता है। इस पर कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे विवाद ना उठे। चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें कि अदिति अशोक, त्वेसा मलिक और दीक्षा डागर की भारतीय तिकड़ी महिला ब्रिटिश ओपन महिला गोल्फ टूर्नामेंट के पहले दिन कठिन हालात में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। तेज हवाओं के बीच अशोक 78 का स्कोर करके संयुक्त रूप से 107वें स्थान पर रही है। मलिक 18वें और डागर संयुक्त रूप से 125वें स्थान पर है। समय नहीं, हम आपको बता दें कि इंग्लैंड ने साउथहैम्पटन में ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 150 रन बना लिए थे। कुलविंदर जी, आप आए, तमाम खेल खबरों पर आपने चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।